हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7th आपकी क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर था 7th निर्देशांक ज्यामिति, वो हमने स्टार्ट कर ली थी और उसकी जो प्रश्नावली 7.1 थी वो भी हमने ख़त्म कर ली थी, यानी कि वो भी हमारी पूरी हो चुकी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रश्नावली 7.2। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप कुछ बेसिक समझ चुके होंगे। बेसिक से रिलेटेड जैसे आपने विभाजन सूत्र पढ़ा होगा, माफ़ कीजिएगा, आपने विभाजन सूत्र पढ़ा होगा, उसके अंदर अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, वो सब वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा। देखिए, आपने पढ़ा विभाजन सूत्र, उसके अंदर दो टाइप, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, अंतः और बाह्य विभाजन। देखिए, इसके अंदर हमें दो फॉर्मूले पता चले थे कि अगर हमें अंतः विभाजन के तहत अगर हमें x ज्ञात करना है तो उसके लिए अगर हम जो दो हमें अनुपात दिए गए थे, वैसे तो आप जो ये कंसेप्ट है पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपको जो किसी भी, मान लीजिए ये दो बिंदु है, उनके बीच की जो रेखा है उसको ये मान लीजिए ये बिंदु 1:2 में विभाजित करता है। मान लीजिए कोई भी बिंदु है ये ए है, ये बी है और ये बिंदु सी है। जो बिंदु सी है वो रेखाखंड ए बी को, जो बिंदु सी है वो रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। तो देखिए, उसके लिए जो अब x याद करेंगे उसके लिए हम इसे m मान रहे थे, इसे n, इसे x1 y1, इसे x2 y2, और ये जो हमारा था ये xy था जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करनी थी। अब हमें इस x को ज्ञात करना है। x को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। आप इनकी m और n की जगह m1 m2 भी ले सकते हैं, m1:m2। देखिए, आप ये रेशियो भी ले सकते हैं, आप mn भी ले सकते हैं। उसके लिए अगर y के लिए देखें तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इसके आगे अंतः विभाजन के अंदर हमने बात कर ली कि एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे। बाह्य विभाजन के तहत हम क्या करेंगे, देखिए एक्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये इसको बाह्य विभाजित करता है तो ये होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। इधर y के लिए my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखने होंगे ये जो बेसिक जो 4 फॉर्मूले हैं। x के लिए अगर अंतः विभाजन हो, x के लिए अगर बाह्य विभाजन तो ये फॉर्मूला, अंतः हो तो ये, y के लिए अगर अंतः है तो ये और बाह्य है तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, तो इन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी प्रश्नावली है ये 7.2 ये आपकी प्रश्नावली है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपको कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, हमें एक बिंदु दिया गया है -1,7 और जो दूसरा बिंदु है वो है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड। ये मान लीजिए कोई भी दो बिंदु है, इनको अगर कोई रेखाखंड मिला रहा है उसको 2:3 में विभाजित करेगा, 2:3। और ये जो बिंदु है इसे मान लीजिए हम C मान लेते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इस बिंदु के निर्देशांकों को हम मानते हैं xy, और जो ऊपर वाले जो बिंदु है उनको हम मानते हैं x1 y1 x2 y2। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे कि जो बिंदु A के निर्देशांक है, बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, -1,7। इसे हम मान रहे हैं
इसे हम देखिए क्या मानेंगे, अगर हम इसे माने x1 y1, उसके बाद बिंदु B के लिए, बिंदु B के जो निर्देशांक होंगे वो क्या है 4, -3, इसे हम मानते हैं x2, y2। ये हम क्या है कर रहे हैं, मानने, ये हम मान रहे हैं। देखिए मानना हमने क्या कि बिंदु A के जो निर्देशांक है -1, 7 वो x1 y1 है, और जो बिंदु C के निर्देशांक है 4, -3 x2 y2 है। अब जो बिंदु C है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, बिंदु C के निर्देशांक, देखिए ये हमें ज्ञात करने हैं। इसे मान लीजिए हम मान लेते हैं x, y, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये जो बिंदु है बिंदु C, ये रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है किस रेशो में, 2:3 में। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि अंतः विभाजन सूत्र से। आप इससे पहले एक और लाइन लिख सकते हैं, चूंकि जो बिंदु C है वो रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रहा है, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से जो x होगा वो क्या होगा, मान लीजिए मैं इसे, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई। देखिए हम जो अनुपात है उसे, एक अनुपात को तो मान रहे हैं m, और जो दूसरा अनुपात है 3 उसे मान रहे हैं n। ठीक है, आप इसे m1 m2 भी मान सकते हैं, m1 m2 भी आप इसे मान सकते हैं। 2 को माना हमने m और 3 को माना हमने n। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 2 इंटू, देखिए हमें गुणा करना होगा इसे, x2 की जो वैल्यू है यानी कि जो ये x2 है ये क्या है 4, प्लस n क्या है हमारे पास 3, जो x1 है वो क्या है -1, m प्लस n का हम क्या करेंगे योग, यानी कि 2 + 3, m प्लस n क्या था 2 और 3, यानी हम 2 और 3 को जोड़ेंगे। देखिए इसे काम करते हैं, इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 × 4 प्लस 3 × -1, इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 + 3। देखिए आगे सॉल्व होगा, इसे इस स्टेप को इरेज कर देते हैं, इस स्टेप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए m की जो वैल्यू थी वो थी 2 और x2 की 4 यहाँ से, और जो n की वैल्यू थी 3 ये रही, और x1 की -1, और नीचे m प्लस n का योग कर दिया। 2 × 4 8 प्लस 3 × -1 -3 अपॉन में 2 + 3 5 इज इक्वल टू, देखिए जब प्लस का माइनस से गुना होता है तो साइन किसका आता है, माइनस का, तो क्या आएगा 8 - 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8 - 3 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, यहाँ पर जो x था उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। हमें y ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड करना है अभी तक। देखिए y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए y के लिए, y इज इक्वल टू, y के लिए हम करेंगे my2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू, m की हमारे पास वैल्यू है 2, y2 की -3 प्लस n की जो वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू जो y1 है वो हमारे पास क्या है 7, y1 हमारे पास है 7, 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 यानी m प्लस n। m की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। देखिए अब आगे करते हैं, आगे करेंगे तो इसे सोल्व करते हैं। 2 × -3 -6 प्लस
3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21, 2 + 3 5। देखिए अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 21 - 6 अपॉन में 5। अब देखिए आगे 21 में से 6 गए 15, यानी कि 15 अपॉन में 5। इसका मान क्या आ गया? देखिए 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें 3 तक तो ये 15 आता है, यानी ये 3 पे कटेगा तो ये आएगा 3, यानी कि जो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। तो हमने हमारा जो क्वेश्चन है ये सोल्व कर लिया है। हमसे पूछा क्या गया था कि आप x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनको हमने माना था x y, और उनके निर्देशांक क्या आए हैं 1,3। देखिए उसके बाद आप एक नीचे लाइन लिखेंगे। लाइन देखिए आप क्या लिखेंगे, अतः बिंदु C के निर्देशांक देखिए आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, मैंने तो आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट के लिए यहाँ पर लिख दिया कि बाई चांस हमने जो इरेज किया था x की वैल्यू वो हम भूल ना जाएं। देखिए बिंदु C के जो निर्देशांक क्या थे x, y हमें फाइंड करने थे। x y क्या है 1,3, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, बिंदु 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसे समझिएगा, कि क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसे समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि बिंदु आपको दिए गए हैं 2, जो क्या दिए गए हैं 4, -1 और -2, -3। सबसे पहले हम जो डायग्राम है वो देखिए ड्रॉ करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है ये है सेकंड, ये जो सॉल्यूशन है वो है सेकंड। देखिए सेकंड हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसके अंदर हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है इनके मान है आपके पास जो बिंदु A का मान है वो है 4, -1, और जो बिंदु B का मान है वो है -2, -3। बिंदु A का मान है 4, -1 और जो बिंदु B का मान है वो -2, 3 है। इन्होंने कहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि बराबर 3 भागों में बांटने वाला। देखिए अगर 3 भागों में अगर हम इसे बांटें तो कोई 2 बिंदु से 3 भागों में बांटेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर एक बिंदु लेते AB है, वहाँ पर अगर हम एक बिंदु लेते तो इसके जो रेखाखंड के भाग होते पहला ये और दूसरा होता ये। अब यहाँ पर कितने भाग हो रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्होंने कहा है कि समत्रिभाजित यानी बराबर भागों में 3 भागों में बराबर 3 भागों में बांटना है। तो इसके लिए जो बिंदु होंगे यहाँ पर हमारे पास वो क्या होंगे 2। देखिए डायग्राम, इन्होंने कहा है कि आपको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले इस बिंदु को मानते हैं हम C और इस बिंदु को D। इसके जो निर्देशांक थे वो थे 4, वो क्या थे 4, -1 और जो इस बिंदु के निर्देशांक थे वो थे -2, -3। अब देखिए समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि ये जो टोटल ये जो अनुपात यानी कि जो टोटल ये जो अगर मान लीजिए हम इसे माने ये पहला अनुपात, ये 1 भाग और ये 1 भाग। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो रेशो होगा वो क्या होगा 1, 1, 1। ठीक है, अगर इसे हम जोड़ें 1 + 1 + 1 क्या आएगा 3। देखिए ये जो रेशो होगा अगर मान लीजिए हम इन दोनों के बीच का जो रेशो है वो क्या होगा 1, 1, क्योंकि AC बराबर है CDA। अगर मान लीजिए कि AC की वैल्यू अगर 2 है और CD की वैल्यू 2 है तो इसका जो रेशो क्या होगा 1:1, 1:1।
इसी तरह से सी डी बराबर है डी बी, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसे ऐसे करें कि ए सी का मान आपके पास 2 था और सी डी का मान भी आपके पास 2 था, तो ये कितना आया 1 1। सी डी का मान आपके पास मान लीजिए 2 था और डी बी का मान भी 2 था, तभी तो ये तभी तो ये 3 3 भागों में बराबर बांटे जाएंगे। सी डी का मान 2, डी बी का मान भी 2, तो ये कितना आया 1। यानी कि ये जो रेशो होगा वो क्या होगा 1 1 और 1। देखिए अब टोटल जो क्या होगा वो क्या होगा 3। चलिए टोटल को छोड़िए, आप टोटल पर ध्यान मत दीजिए। अब देखते हैं हम सी के अगर निर्देशांक ज्ञात करें तो वो कैसे करेंगे। देखिए आप एक काम कीजिए, हम सबसे पहले बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसे एक्स और वाई मान रहा हूँ, एक्स और वाई, इसे मैं x1 y1, इसे x2 y2 मान रहा हूँ, x2 y2। देखिए इसे मैं x, y मान रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ b, मैं इस बिंदु को एक बार भूल रहा हूँ कि हमें इसके निर्देशांक ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ c के जो निर्देशांक है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो इधर वाला जो अनुपात होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा 1 + 1, ये b, यहाँ पर एक बिंदु और था d, उसे हमने नहीं लिया है एक बार, यहाँ पर क्या आएगा 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे c, ये आ जाएगा 2 और ये 1। तो हमें क्या पता चला कि ये जो रेखाखंड है ए बी, उसे जो बिंदु c है वो 1:2 में विभाजित कर रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर हम इसके लिए लें तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो हमें पता चला कि जो ए बी है, रेखाखंड ए बी, उसको जो बिंदु सी है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 1:2। तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, m और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 1:2। हम सिर्फ एक बार बिंदु सी ज्ञात कर रहे हैं, हमने डी को एक बार कुछ भी नहीं माना है, हमने डी को एक बार छोड़ दिया है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले इसे इरेज करना चाहूँगा मैं। देखिए हमने माना है सबसे पहले, ये हमारा मेन डायग्राम था ए, देखिए ये और ये बराबर है, ठीक है। हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसके हमें पता है 4, -1 और -2, -3। हम सबसे पहले बिंदु सी के निर्देशांकों के लिए, सबसे पहले बिंदु सी के लिए, देखिए वर्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन, तो वर्डिंग हम कैसे करेंगे बिंदु सी के लिए। यहाँ पर एक डायग्राम बी ए, यहाँ पर सी, ये जो रेशो होगा वो 2 और ये 1, ठीक है। इसे मैं मान लीजिए x1 y1 मान रहा हूँ और इसे x2 y2 मान रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1, सॉरी x, y हो जाएगा। तो हमें x y ज्ञात करना है। ए के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं 4, -1 और ये हमारे पास है 2, -3। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है x के लिए हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बिंदु जो c का जो भुज है, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए x के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए मैं इसे m और इसे n मान रहा हूँ, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x, यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो है 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास देखिए -2 है, -2 प्लस n की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2, x1 की हमारे पास वैल्यू है 4 अपॉन में 1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -2 + 4 × 2 8 अपॉन में 3, ये बनेगा 8 - 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3। यहाँ पर क्या आएगा, इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर x का मान जो हमारे पास आएगा 2 इकाई। इसी तरह से हम y ज्ञात करेंगे। देखिए y के लिए हम क्या करेंगे, y है उसके लिए my2 + ny1 अपॉन में m + n। चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की -1 अपॉन में 1 प्लस 2। देखिए ये एम एन का जो वैल्यू थी हमारे पास एम एन की वो हमने रखी है। देखिए 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 क्या होगा -2 अपॉन में 1 + 2 3 इज इक्वल टू। देखिए जब हम इनका गुणा करेंगे यानी कि प्लस और माइनस साइन का जब गुणा होता है तो आंसर किसका आता है, माइनस का, -3 -2 अपॉन में 3। ठीक है, अब निशान सेम है तो इनका एडअप हो जाएगा। ये क्या होगी, -3 -2 -5 अपॉन में 3। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आई, y इज इक्वल टू -5 अपॉन में 3 और x की जो वैल्यू थी वो थी 2। x की क्या वैल्यू थी 2। तो हमें बिंदु C के जो निर्देशांक मिले यानी कि जो बिंदु C है उसके निर्देशांक क्या मिले हमारे पास, x की वैल्यू 2, -5 अपॉन में 3। अब देखिए हमें ज्ञात करना है d। अब आप d ज्ञात करने के लिए इसे दो मेथड से आप d ज्ञात कर सकते हैं। d अगर आप ज्ञात करना चाहें तो आप इसे दो मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बिंदु D के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु D के लिए देखिए आप एक काम कीजिए कि आप बिंदु C को भूल जाइए, आप बिंदु C को भूल जाइए और यहाँ पर लीजिए D। तो यहाँ पर रेशो क्या बनेगा, 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप कैसे कीजिए, C और यहाँ पर इस बिंदु को लीजिए आप C, इसे B और आपका जो मध्य बिंदु होगा वो D। क्योंकि ये जो D है ये इनका मध्य बिंदु क्यों होगा, क्योंकि ये जो बिंदु C और D है ये AB को समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी कि AC बराबर है CD और CD और ये भी बराबर है CD बराबर है DB। यानी कि जो ये है और वो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, इसलिए जो D है वो समान दूरी पर स्थित होगा बिंदु C से और बिंदु B से, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिंदु D है वो बिंदु C जो बिंदु D है वो रेखाखंड CB का मध्य बिंदु है। इसलिए x इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन में 2 और y का वैल्यू y की जो वैल्यू होगी वो y1 + y2 अपॉन में 2। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए हमारे पास ये दो मेथड आ गए, आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। देखिए हम इससे कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इससे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इससे, ADB से। ठीक है, अब देखिए उसके लिए जो m का मान होगा वो चेंज हो गया और n का मान हो गया 1। n का मान क्या हो गया 1। b की जो वैल्यू थी वो थी -2, -3 और a की जो वैल्यू थी वो थी 4, -1। इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या आएगा, हम सबसे पहले x ज्ञात कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा mx2 + nx1 अपॉन में m + n। इसे मैंने माना x, y। ठीक है, m की जो वैल्यू थी वो थी 2 इंटू x2 की वैल्यू जो है इसे मैंने x2 y2 माना है, x2 y2 माना है और इसे x1 y1 माना है। तो x2 इंटू x2 की जो वैल्यू है वो है -2 प्लस n की वैल्यू 1 गुणा में x1 की जो वैल्यू है वो क्या है 4 अपॉन में 2 + 1। 2 इंटू -2 देखिए ये आएगा -4 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में 2 + 1 3। देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 4 में से अगर हम 4 घटाएं तो क्या आता है 0 अपॉन में 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। x का मान हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरह से y के लिए my2 + ny1 अपॉन में m + n। देखिए m की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस
n की वैल्यू हमारे पास 1, y1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है -1 अपॉन में 2 + 1, 2 इंटू -3 -6 प्लस -1 इंटू -1 -1 अपॉन में 2 + 1 3। देखिए प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो निशान किसका आएगा, माइनस का, ये आएगा -7/3। तो जो d की वैल्यू हमारे पास, जो बिंदु d है उसके जो निर्देशांक क्या आए, d = 0, -7/3। देखिए इसे हमने एक मेथड से कर लिया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -7/3। अब हम इसके लिए जो सेकंड मेथड है वो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम लेते हैं बिंदु C, D और B। देखिए बिंदु D है वो हमें ज्ञात करना है। जो बिंदु C के निर्देशांक थे वो थे -5/3 और ये थे -2, -3। ये मैंने माना x2, y2 है और ये मैंने माना x1, y1 है। देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो जो बिंदु D है वो रेखाखंड CB का मध्य बिंदु होगा। इसलिए हम मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x1 + x2 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 2 प्लस x2 की -2 अपॉन में 2, 2 - 2 0 अपॉन में 2। देखिए ये जो इनका जब गुना होगा तो ये क्या बनेगा, 2 - 2 2 - 2 0 अपॉन में 2 = 0। देखिए x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई थी 0, यहाँ पर भी क्या आई है 0। इसी तरह से y के लिए y1 + y2 अपॉन में 2 = y1 की देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास -5/3 प्लस y2 की -3 अपॉन में 2। देखिए इसे आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपका जो ये जो बनेगा ये किस तरह से बनेगा, -9 अपॉन में 3 × 2। देखिए इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, -5 + -9 -9 अपॉन में 3 × 2 6। ये क्या होगा -14 अपॉन में 6। देखिए इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा -7 और ये आएगा 3। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -7 अपॉन में 3 और यही हमारी क्या थी, यहाँ पर वैल्यू थी। तो देखिए दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये मेथड ना यूज़ करना चाहें तो एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं, आप इसे 1:1 में भी ले सकते हैं, तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए जो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में एक आयताकार मैदान दिया गया है आपको जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। आयताकार मैदान है, उसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकित किया गया है, ये जो लाइनें हैं ये किससे ड्रॉ की गई है, जो चूने से ड्रॉ की गई है। ये जो लाइनें हैं AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, आपकी जो AD जो रेखा है वो उसके ऊपर परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, समझिए थोड़ा सा कि 1 मीटर के बाद एक गमला, फिर उस 1 मीटर के बाद एक और गमला, उसके बाद एक और गमला, ऐसे करके उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी कि यानी कि जो AD है, आपकी जो AD लाइन है वो कितनी है, 100 मीटर की है। उसका जो 1/4 भाग है उसके बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। उसी तरह से 1/4 जैसे उसने 1/4 दूरी दौड़ी, उसी तरह से ये 1/5 दूरी दौड़ेगी और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दूरी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा एक जो रफ डायग्राम है वो बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात किस चीज़ की गई है। देखिए सबसे पहले डायग्राम देखिए, इस तरह से एक
आयत है एक ABCD, ये आपको दिया गया है DCB और A। यहाँ पर इन्होंने 1-1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पंक्तियाँ ड्रॉ कर दी, 3 4 4 5 6, ये हो गई 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दूरी है वो 1 मीटर की है। यहाँ पर क्या है, गमले रखे गए हैं, यहाँ पर एक गमला है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर गमले रखेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी है, यहाँ पर भी गमला, यहाँ पर भी गमला, और ये डिस्टेंस है ये है 100 मीटर। देखिए उन्होंने 100 गमले रखे हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरी पंक्ति से 100 मीटर का जो 1/4 पार्ट है, यानी जो AD का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट ऑफ AD इतनी दूरी चलती है या दौड़ती है। तो 1/4 पार्ट क्या होगा AD का, AD की कुल डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर अपॉन में 4, ये क्या आया 25 मीटर। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो निहारिका है ये लगभग, मान लीजिए हम यहाँ पर मानते हैं, तो इसका जो यहाँ पर इसने कौन सा झंडा, किस रंग का झंडा लगाया है, इसने हरे रंग का झंडा लगाया है, इसने यहाँ पर हरे रंग का झंडा लगाया है। और ये जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 2,25। ठीक है, ये जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 2,25। निर्देशांक क्या होंगे, 2,25। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी यानी कि जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति, यानी यहाँ से 1/5 1/5 5th पार्ट ऑफ AD, ये क्या होगा 100/5 = 20 मीटर्स। देखिए ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर आएगी, तो ये यहाँ पर कौन सा झंडा लगाती है, लाल। ठीक है, यहाँ पर लाल झंडा लगा रही है, और इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 8,20। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो फाइंड करनी है हमें। देखिए हम पिछली जो प्रश्नावली है उसमें दूरी सूत्र हमने पढ़ा था, बिल्कुल आसान सा एक फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डिंग किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए सबसे पहले वर्डिंग पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन 3, इसमें AD की जो लंबाई है, सबसे पहले आप लिखेंगे AD की लंबाई = 100 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो निहारिका है वो दूसरे बिंदु से, निहारिका दूसरी पंक्ति के जो AD का 1/4 पार्ट है उसके बराबर जाकर एक झंडा लगाती है, कौन से रंग का, लाल रंग का। एक बार देखिए इस पर ध्यान मत दीजिए, तो वर्डिंग आपको लिखाऊंगा। एक बार देखिए AD लाल रंग का एक झंडा लगाती है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे, सबसे पहले मानते हैं कि जो निहारिका है, माना यहाँ पर ये मत लिखिए आप, सबसे पहले माना जो निहारिका है, हारिका के झंडे का बिंदु है जो क्या है, A है। इसी प्रकार जो प्रीत है, इसी प्रकार क्या है, प्रीत, उसके झंडे का बिंदु क्या है, झंडे का बिंदु क्या है, B। हमने ये दो चीज़ें मानी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है A और वो क्या है B। देखिए ये है B और ये है A। अब देखिए
अब हम ए बी फाइंड करेंगे। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक होंगे वे क्या होंगे? बिंदु ए के निर्देशांक, सबसे पहले तो चूंकि वो दूसरी जो वो है दूसरी लाइन से चली है, तो इसका जो भुज होगा यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए के निर्देशांक यानी कि जो झंडा है कौन सा, हरे रंग का, हरे झंडे की जो स्थिति होगी यानी कि हरे झंडे की जो स्थिति होगी, झंडे की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? 2,100/4। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि दिया है, चूँकि प्रश्नानुसार लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार। आप चूँकि यहाँ पर ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, इससे भी आपका काम चल जाएगा, प्रश्नानुसार। इसी तरह से जो लाल झंडे की स्थिति होगी यानी कि बी के जो निर्देशांक होंगे, जो स्थिति होगी वो क्या होगी? = 8,100/5। इसमें भी लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। जब इसे आप आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा? देखिए अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा 2,25 और ये बनेगा 2,20। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। अब हमें एक मिला क्या है, देखिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एडी की लंबाई हमें पता है, हमने माना कि जो निहारिका के झंडे की स्थिति है या निहारिका के झंडे का जो बिंदु है वो क्या है? ए, और जो प्रीति के झंडे का बिंदु है वो है बी। इसी तरह से बिंदु ए के जो निर्देशांक हुए यानी कि हरे झंडे की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? 2,100/4 प्रश्नानुसार। अगर आप वो लाइन लिखना चाहें कि चूँकि ये एडी के अनुदिश उसका 1/4 पार्ट दूरी तय करती है, इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे 2,100/4। इसे आगे आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 2,25। इसी तरह से जो बिंदु बी के निर्देशांक हो गए यानी कि जो लाल झंडे की स्थिति होगी वो क्या होगी? 8,100/5। 100/5 इससे आगे सोल्व करेंगे 2,20। ये भी क्या है? हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार। देखिए अब हमारे पास निर्देशांक आ गए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। हमारे पास निर्देशांक आ गए तो अब हम इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु यानी कि झंडे है जो हमारे पास, तो देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो निर्देशांक है वो क्या है। सबसे पहले ए है, उसकी क्या है? 2,25 और जो बी है वो है 8,20। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ कंसीडर करते हैं। देखिए लेट कंसीडर a = x1, y1 एंड 2,25। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है? 2 और y1 की 25। इसी तरह से b = x2, y2 = 8,20। देखिए x2 की जो वैल्यू है वो क्या है? 8 और y2 की 20। यहाँ पर हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र से ए बी जो होगी वो क्या होगी? x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें x2 x1 y2 y1 की वैल्यू दी गई है। x2 की जो वैल्यू है वो क्या है? 8 माइनस x1 की 2 की स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है वो है 20 और y1 की 25 की स्क्वायर। देखिए 8 - 2 6, 8 - 2 6 की स्क्वायर, 20 - 25 क्या होगा? 20 - 25 की स्क्वायर होगी वो क्या होगी? 20 - 25 क्या होगा? -5 की स्क्वायर। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसे। 6 की स्क्वायर 36 प्लस
-5 की स्क्वायर 25, इसे आगे सॉल्व करेंगे ये आएगा √61। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। देखिए हमने जो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हमने ज्ञात कर ली है। देखिए ये तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और पूछी गई है कि यदि जो रश्मि है, यहाँ पर एक थर्ड कैरेक्टर और आया है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो देखिए इन्होंने एक प्रश्न में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आपके जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आई है उनसे ठीक आधी दूरी पर, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि इन्होंने कहा है कि आप देखिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, हमारी जो दूरी आई थी वो क्या थी √61। ठीक है, हमारी जो दूरी है वो क्या है √61। √61 हमारी क्या है, जो डिस्टेंस है दोनों झंडों के बीच की, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब देखिए इन्होंने कहा है कि एक जो अलग एक और कैरेक्टर इन्होंने दे दिया है कि जो रश्मि है उसे अपना झंडा गाड़ना है तो इसे कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल आधी। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो दोनों बिंदु थे उनके निर्देशांक क्या थे। एक के निर्देशांक थे 2,25 और एक के थे 8,20। इसे हमने बी माना था, इसे हमने ए माना था। अब देखिए इन्होंने कहा कि ठीक आधी दूरी पर, यानी कि यहाँ से भी समान दूरी हो और यहाँ से भी समान दूरी हो। समान दूरी कब होगी, जब ये इनका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु यानी ये दूरी भी बराबर और ये दूरी भी बराबर, यानी अगर हम मान लीजिए इसे मानते हैं ई, तो प्रश्नानुसार क्या है ए बराबर है ई बी के। ठीक है, ये हम इन्होंने हिंट दी है कि ए बराबर होनी चाहिए ई बी के, यानी कि जो झंडा है वो दोनों झंडों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो ये हम मान सकते हैं कि ये इनका मध्य बिंदु होगा। ये जो झंडे का जो बिंदु होगा वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उनका मध्य बिंदु होगा। अब देखिए मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने की है। मान लीजिए मैं इसे x, y मान रहा हूँ, तो देखिए इसे मैं मानूंगा x1, y1 और इसे x2, y2। अब देखिए आपको पता है कि मध्य बिंदु सूत्र से आपका जो x है वो क्या होगा x1 + x2/2, और जो आपका y है वो क्या होगा, y आपका होगा y1 + y2/2। इसे आगे सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू है वो 2 + x2 की 8/2 या 10/2। इसका आंसर क्या आ गया 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 5। और y को आगे सॉल्व करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है 20 + y1 की 25/2, ये क्या आया 45/2। तो हमारे पास जो निर्देशांक आए वो क्या आए, x की वैल्यू आई 5 और जो y की वैल्यू आई 45/2। तो हमारे पास इन बिंदुओं के निर्देशांक भी आ चुके हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं कि x हमारे पास ये है और y हमारे पास है। देखिए आप इसे अगर आगे और सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 22.5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो बिंदु ई है यानी कि जो नीला झंडा है उसके निर्देशांक क्या है। देखिए आप वर्डिंग क्या लिखेंगे, अतः नीले झंडे की स्थिति x बराबर 5, 22.5 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमें कहता है, देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। तीसरे क्वेश्चन में हमने 3 काम किए। सबसे पहले
बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए, झंडों की जो स्थिति है वो ज्ञात की, उनके बीच की दूरी निकाली और उनका जो मध्य बिंदु था यानी कि जो नीला झंडा गाड़ना था उनके उस रेखाखंड के बीचों बीच वो बिंदु हमने फाइंड किए। चलिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए हमें क्या कहता है। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 यानी हमें अब की बार बिंदु दे दिया है, किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इन्होंने हमें अब बिंदु दे दिया है, हमें अनुपात नहीं दिया है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। हम सॉल्यूशन नंबर 4 कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने दिया क्या क्या है हमें। देखिए इन्होंने दिया है कि आपको बिंदु दे दिए। सबसे पहले एक बिंदु है आपका -3,10 और एक बिंदु है आपका 6,-8। एक बिंदु आपको दिया गया है -3,10 और 6,-8। अब इन्होंने कहा है कि ये इनको जो रेखाखंड, मान लीजिए ये जो बिंदु है वो ये है और ये जो बिंदु है वो ये है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, उसको कोई एक बिंदु -1,6 मान लीजिए ये यहाँ पर है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि हमारे पास अब क्या है, x है, y है, x1 y1 है, x2 y2 है। हमें ज्ञात क्या करना है, y1 हमें ज्ञात करना है m/n या m1/m2 हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए हम सबसे पहले मानेंगे कि हमें जो अनुपात हमें ज्ञात करना है उसे हम कुछ मानेंगे। मान लीजिए मैं इसे मान रहा हूँ, ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड को λ/1 में अंतः विभाजित करता है। λ/1 में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो m1 m2 का जो मान है वो क्या है, ये हम मान रहे हैं, m/n का जो मान है वो क्या है, λ/1। ये हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। माना m/में जो n है वो क्या है, λ/1। अब देखिए इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वही वैल्यू होगी m/n की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने माना कि ये जो बिंदु है, हम यहाँ पर वर्डिंग लिखते हैं, मान लीजिए इस बिंदु को मैं C मान रहा हूँ, इसे A, C और इसे B। माना बिंदु C जो है वो रेखाखंड AB को λ/1, माना बिंदु C रेखाखंड AB को λ/1 में अंतः विभाजित करता है। अब हम इसके आधार पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है x के लिए जो लैम्डा अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mx2 + nx1/m+n। देखिए हमें m+n ज्ञात करना है, इसे आगे सोल्व करते हैं। देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -1। देखिए ये जो वैल्यू है वो है 6, ये वैल्यू क्या है 6। x की वैल्यू है हमारे पास -1, m हमारे पास है लैम्डा, हमने क्या माना λ/1, तो ये हमारा होगा m और ये होगा हमारा n। m क्या है लैम्डा, x2 की जो वैल्यू है वो है, देखिए यहाँ से x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू 1। देखिए 1 का अगर हम किसी से गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए x1 है हमारा -3। अगर हम यहाँ पर 1 ना भी लिखें तो भी हमारा जो काम है वो चल सकता है। देखिए हम अगर इसे यहाँ से गुणा कर दें, यहाँ पर इसे गुणा कर देते हैं।
जिसे कहते हैं वज्र तिर्यक गुणा या क्रॉस गुणा। यहाँ पर हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। देखिए इसके जो हर है, यानी कि इसका जो हर है वहाँ पर 1 है, इसे हमने यहाँ पर गुणा किया तो ये बना माइनस लैम्डा प्लस 1, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -1 गुणा ये बराबर 1 इंटू, इसे आप क्या लिख सकते हैं 6 लैम्डा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 3 -3, क्योंकि ये अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा -3 इंटू 1 -3, और जब -3 का गुणा करेंगे प्लस, तो ये प्लस से तो क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3। ये जब लैम्डा इधर जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ से इसे हम आगे यहाँ पर करते हैं, जब हम लैम्डा को, देखिए हम 3 को इधर ला रहे हैं और लैम्डा को उधर लेके जा रहे हैं, तो क्या बनेगा 6 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस 3, ये क्या आया 7 लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 क्या आया प्लस का 2, प्लस पॉजिटिव का जो साइन है वो हमें लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। अब देखिए 7 लैम्डा इज इक्वल टू 2/7। देखिए आप यहाँ पर y का भी कर सकते थे और x का भी कर सकते थे। देखिए अगर आप x का करते तो भी यही मान आता और y का करते तो भी यही मान आता। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर y से करें तो देखिए सिंपल आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये नोट कीजिए कि जो हमारे पास लैम्डा का मान आया, लैम्डा का जो हमारे पास मान आया है वो है 1/7। अब हम इसी को हम y से करके दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा, सॉरी, इसे ही हम 2/7, इसे ही हम वापस y से करके दिखाते हैं। तो y के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। y की जो वैल्यू है वो क्या है 6 इज इक्वल टू m की लैम्डा, y2 की यहाँ पर -8 प्लस n की 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, y1 की यहाँ पर वैल्यू है 10 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। जब हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि जब हम तिरछा गुणा करेंगे करने पर, देखिए ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू ये आएगा -8 लैम्डा प्लस 10, ठीक है। इसे हम आगे यहाँ पर करते हैं। देखिए आप इसे इधर ले आए, 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस 6, यह क्या हुआ 14 लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4/14, यह आया 2/7। देखिए आपको दोनों x और y दोनों कोऑर्डिनेट से करके दिखाना होगा। लैम्डा का हमारे पास मान आया 2/7, यही मान हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए हमने जो m अनुपात n माना था, हमने जो m अनुपात n माना था वो क्या माना था, λ/1। देखिए इसे रेज कर देते हैं, सिर्फ ये लाइन हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए इसे मैंने क्या माना था λ/1। यहाँ पर हमारे पास देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि m/n क्या है हमारे पास λ/1। यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है 2/7/1। देखिए जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे m/n इज इक्वल टू 2/7, ये देखिए ये जो 1 था, सबसे पहले देखिए इसके बटा में एक और 1 होगा, वो ये यहाँ पर इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे गुना हुआ और ये इससे गुना हुआ, ठीक है। तो m/n क्या आएगा, m/n इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 1 7। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया m/n इज इक्वल टू 2/7। तो हमने जो हमारा जो अनुपात है वो ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ पर वर्डिंग लिखेंगे लास्ट में, देखिए
यहाँ पर हम वर्डिंग क्या लिखेंगे, देखिए मैं साइड में ही इसे शो कर देता हूँ। अतः बिंदु सी रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करेगा। ठीक है, इस तरह से हमने हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है। आपकी प्रश्नावली 7.2 है, उसके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।